हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश, जहां आपको झारखंड के गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और उसकी तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। आज महानवमी है। आप सभी को महानवमी और दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 25 अक्टूबर भी है। आज के इम्पोर्टेंट झारखंड के करंट अफेयर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे थीम के साथ किस रेडियो स्टेशन ने जागरूकता अभियान चलाया था? रेडियो धूम, रेडियो खांची, रेडियो धमाल, रेडियो बिग एफएम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियो खांची। रेडियो खांची जो है झारखंड का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, जिसका संचालन रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाता है। आइए अब इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, रांची विश्वविद्यालय के सामुदायिक यानी कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो खांची 90.4 एफएम की ओर से 23 अक्टूबर को कोरोना काल में मास्क का महत्व विषय पर जन जागरूकता अभियान चलाया गया था। देखिए, जब भी इस तरह का आप किसी कैंपेन या अभियान के बारे में पढ़िएगा, तीन चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। कब मनाया गया, इसका थीम क्या था और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, मतलब इसे क्यों मनाया गया और इसका क्या आउटकम एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अगर ये कैंपेन चलाया जाएगा तो इससे क्या हो सकता है। ये 3 या 4 चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड पॉइंट है, इसका आयोजन शहीद चौक स्थित रांची विश्वविद्यालय मुख्यालय परिसर के बाहर किया गया था। थीम थी मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। इवेंट की परिकल्पना रेडियो खांची के निदेशक डॉक्टर आनंद कुमार ठाकुर ने की थी। कार्यक्रम स्मार्ट संस्थान नई दिल्ली व बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित किया गया था। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इस जो कैंपेन जो चलाया गया, इसमें कौन से फाउंडेशन ने सहयोग किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेलिंडा गेट्स, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो कि अमेरिका की है। इसके द्वारा इसमें सहयोग किया गया था। रेडियो खांची इस तरह का जन जागरूकता अभियान शहर के विभिन्न वार्डों में चलाएगा और इसका प्रसारण भी रेडियो खांची 90.4 एफएम पर ही किया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, सोन कन्हर पाइपलाइन योजना के लिए अब तक नाबार्ड से कुल कितने करोड़ का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है? इसके ऑप्शंस हैं 1272 करोड़, 1057 करोड़, 2200 करोड़ या फिर 1000 करोड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1057 करोड़। और टोटल जो बजट जो आवंटित किया गया है वो है 1272 करोड़। आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ये जो एक योजना का जो पाइपलाइन बिछा हुआ उसका एक आउटलेट व्यू आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। अभी देखिए, 1272 करोड़ की सोन कन्हर पाइपलाइन योजना के लिए नाबार्ड से 1057 करोड़ का ऋण स्वीकृत है। लेकिन जानने वाली बात यह है इसमें कि 22 महीने बीत चुके हैं इस स्वीकृति को, लेकिन अभी तक इस योजना पर कार्य शुरू नहीं किया जा चुका है। यह काम देश की प्रतिष्ठित निर्माण कंपनी एल&टी को आवंटित है, लेकिन सरकार से कंपनी को कार्यादेश ही प्राप्त नहीं हो रहा है। तो दो चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है कि ये जो पाइपलाइन योजना है, इसको पूरा करने का काम जो टेंडर कहते हैं वो किस कंपनी को दिया गया है? एल&टी। एल&टी कंस्ट्रक्शन के फील्ड में बहुत ही प्रख्यात कंपनी है। और टोटल बजट कितना है? 1272 करोड़। और टिल डेट कितना करोड़ स्वीकृत हो चुका है? 1057 करोड़। और कौन से बैंक से किया गया है? नाबार्ड। ठीक, थर्ड पॉइंट में आते हैं। कंपनी के साथ हुए मार्च 2019 के इकरारनामे के अनुसार, इकरारनामा मतलब एमओयू यहाँ पर, इस योजना का काम 2022 तक पूरा होना था, लेकिन अभी तक तो इस पर काम शुरू ही नहीं किया गया है। अब जानते हैं कि आखिर ये पाइपलाइन योजना है क्या। कन्हर और सोन नदी से पाइपलाइन द्वारा सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराना है। ठीक, कौन सा दो नदी है? कन्हर और सोन नदी।
गढ़वा के 15 प्रखंडों को 366 तालाबों और छोटे डैमों को पानी से भरना है। ऑब्जेक्टिव क्या, अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। कन्हर नदी से पहला पॉइंट से कितना है 1450 हेक्टेयर, दूसरा पॉइंट से 3770 हेक्टेयर और सोन नदी से 4393 हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई होनी है। तो कौन से दो नदी के यूज़ होगा, इसमें उपयोग किया जा रहा है, कन्हर और सोन। और गढ़वा के कितने प्रखंडों में इसका डैम बनाने का एम रखा गया है, 15 प्रखंडों में। ठीक, अब चूंकि यहाँ पर नाबार्ड की बात हुई है तो हम लोग नाबार्ड के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, जो कुछ इन्फॉर्मेशन से जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। पहला, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982। नाबार्ड क्या है एक्चुअली, ये पूरा नाम नहीं, ये एक एक्रोनिम है जिसका पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, मुंबई, और चेयरमैन कौन है, गोविंदा राजुलू चिंताला। ठीक, आज चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धनबाद ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के द्वारा माल गाड़ियों को सड़क परिवहन का विकल्प बनाने के उद्देश्य से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया। यहाँ से एक पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो पहला यही बन जा रहा है कि धनबाद रेल मंडल जो है वो कौन से रेलवे जोन में आता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। ठीक, इसके ऑप्शंस को देखते हैं। इसके ऑप्शंस हैं फ्रेट बिजनेस पोर्टल, फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल, फ्रेट प्राइवेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल, या फिर फ्रेट पब्लिक बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। With an objective of substituting goods train as an option for road transport vehicles, a portal named Freight Business Development Portal have been launched by Eastern Central Railways, धनबाद। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। धनबाद स्थित ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के द्वारा माल गाड़ियों को सड़क परिवहन का विकल्प बनाने के उद्देश्य से फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब देखिए, कभी भी इस तरह का पोर्टल के बारे में आप जानिए पढ़िएगा तो दो चीज़ आपको याद रखना है कि ये पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसका आउटकम क्या होने वाला है। ठीक, फ्रेट बिजनेस बढ़ाने और माल ग्राहकों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने ये कदम उठाया है। इसका ऑब्जेक्टिव तो पता लग गया क्या है। रेलवे नए ग्राहकों को रेलवे के माध्यम से माल परिवहन के लिए प्रेरित करने और मौजूदा ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की है। देखिए, जब भी आप मेंस का पेपर लिखिएगा ना तो ये 3-4 पॉइंट्स जो है, जब आप आंसर करिएगा किसी भी क्वेश्चन का, तो ये 3-4 पॉइंट्स को आपको इसी तरह लिखना होता है। पहले ऑब्जेक्टिव क्या आ रहा है, इसका आउटकम क्या आएगा, और फिर सेकंड लास्ट पॉइंट होता है उसमें आपको अपना ओपिनियन देना होता है। इसीलिए जो हम लोग आंसर तो एक लाइन में भी देख के आपको बता सकते हैं, तो वन लाइनर्स जो होता है, लेकिन हमारा एम ये है, हम लोगों का एम ये है कि आपको पूरा डिटेल दिया जाए ताकि आप जब मेंस में आंसर फ्रेम करें तो आपको उस समय पे कोई दिक्कत ना आए। ठीक, थर्ड पॉइंट है फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल को विशेष रूप से कस्टमर्स फर्स्ट के सिद्धांत पर डिज़ाइन और विकसित किया गया है। माल ढुलाई को इच्छुक ग्राहक इस पोर्टल के माध्यम से गाड़ी का रूट, जहां माल पहुंचाना है, वहां की दूरी, माल ढुलाई का भाड़ा आदि घर बैठे देख सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन करने की कोशिश की जा रही है। इसमें माल गाड़ियों का पूरा टाइम टेबल, कंसाइनमेंट का सही लोकेशन बताने के लिए जीआईएस आधारित ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, अनुमानित भाड़े की जानकारी, ऑन ए टर्मिनल एंड ऑन अ वैगन जैसी स्कीमों से जुड़ी जानकारियों सहित अन्य कई सूचनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना ही इसका उद्देश्य है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के सीपीओ कौन है अभी, राजेश कुमार। अब यहाँ पर बात हुई है धनबाद की, तो आप मैप में देखिए धनबाद कितने डिस्ट्रिक्ट्स को टच करता है, बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा, यानी टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट।
और कौन से स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है? वेस्ट बंगाल। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब है, गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को। मुख्यालय धनबाद ही हो गया। प्रखंड कितने हैं? 10 प्रखंड है। और अनुमंडल कितने हैं? 1, जो कि धनबाद ही है। और विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 6। कौन कौन से हैं? धनबाद, झरिया, निरसा, बाघमारा, निरसा और टुंडी। प्रमुख नदियाँ 3 हैं यहाँ, दामोदर, बराकर और गोबई। जब भी धनबाद का जिक्र हो, आपको फर्स्ट में आपका दिमाग पर क्लिक करना चाहिए सबसे पहले झरिया, कोयला की राजधानी। कोयला, आप कभी धनबाद जाएंगे तो आपको स्टेशन में ही दिख जाएगा, कोयला की राजधानी में आपका स्वागत है। यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ भी है, जैसे कि सिंदरी में आपका खान और रसायन उद्योग लगा हुआ है। चिरकुंडा है जगह, वहाँ पर एक फैब्रिक्स एंड पॉटरीज करके इंडस्ट्रीज़ लगा हुआ है। बिहार फायर ब्रिक्स हैं। बहुत सारे जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है धनबाद आपका। कुछ प्रमुख शैक्षणिक संस्थान भी है। सबसे 2 इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है। कौन कौन सा है? बीआईटी सिंदरी हो गया, आईएसएम धनबाद। आईएसएम धनबाद का स्थापना कब किया गया था? 1926 में। इसका रीनेम कब किया गया? इसको आईआईटी का दर्जा कब मिला? 2016 को। कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि धनबाद दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। ठीक, सर्वाधिक जन घनत्व है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी हम लोग कहते हैं, सर्वाधिक कहाँ है? धनबाद। कितना है? 1316। न्यूनतम लिंगानुपात है, यानी कि सेक्स रेशियो सबसे कम है। कितना है? 909। और न्यूनतम वन क्षेत्र है 202 वर्ग किलोमीटर। एक आप जब भी फॉरेस्ट कवर के बारे में पढ़िएगा ना, तो एक अपने आप को अपडेट कर लें। तो 2019 का जो फॉरेस्ट सर्वे है उसकी डिटेल्स को आप पढ़ें। बहुत सारे बुक्स में ये अपडेटेड नहीं है। 2017 का डिटेल्स दिया हुआ, आप अपने आप को यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे। इसके लिए एक अलग वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विश्वविद्यालय के कुलपति को मोस्ट इंस्पायरिंग वाइस चांसलर अवार्ड मिला है? इसके ऑप्शंस हैं रांची यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी, उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी या डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उषा मार्टिन विश्वविद्यालय। ठीक, इसका डिटेल्स में पढ़ते हैं। उषा मार्टिन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस.सी. गर्ग को मोस्ट इंस्पायरिंग वाइस चांसलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब ये तो पता लग गया कि किन्हें सम्मानित किया गया है। अब सेकंड पॉइंट है कि इन्हें क्यों सम्मानित किया गया है। इन्हें गोल्डन AIM अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप इन एजुकेशन के तहत डायोजेनिक बिजनेस सॉल्यूशन के द्वारा उच्च शिक्षा में योगदान के लिए यह अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिलिंग के द्वारा जारी रैंकिंग में झारखंड के कुल कितने इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, कितने कॉलेजेस शामिल हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2, 3, 4 या 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 कॉलेजेस। अब ये कौन कौन से हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। केंद्रीय शिक्षा विभाग के इनोवेशन सेल की ओर से चल रही इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिलिंग ने देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजेस की रैंकिंग लिस्ट जारी की है। ठीक, किनके द्वारा जारी किया गया है और कौन सा सर्वे के तहत जारी किया गया है, ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। ठीक, इस लिस्ट में वैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस को शामिल किया गया है जिन्होंने इनोवेशन को बढ़ावा दिया गया है। आपको यहाँ से तो आइडिया लग ही गया होगा कि किस फील्ड में दिया जा रहा है। इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिलिंग है, तो इनोवेशन के फील्ड में जिस कॉलेजेस ने अच्छा काम किया होगा उन्हीं को इस रैंकिंग लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक, साथ ही शैक्षणिक सत्र 2019-20 के दौरान विभिन्न गतिविधियों, प्रतियोगिता और प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत नवविचार को बढ़ाने की कोशिश की है। तो ये 2 क्राइटेरिया इस रैंकिंग में
रखा गया है। ठीक, अब कौन कौन से 5 कॉलेजेस है इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है IIT ISM धनबाद, NIT जमशेदपुर, तीसरा है BIT सिंदरी, थर्ड है दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज और फोर्थ है BIT एक्सटेंशन सेंटर देवघर। यहाँ पे दिखना है BIT एक्सटेंशन सेंटर देवघर है, ना कि BIT मिश्रा है। ठीक, BIT के 2 कॉलेजेस हैं, आपको याद रखना है। ठीक, ईस्ट जोन के कॉलेज में IIT ISM धनबाद पहले स्थान पर है। वहीं ईस्ट जोन के NIT कॉलेजेस में अगर देखा जाए तो NIT जमशेदपुर ने बैंड बी के अंतर्गत 26वां रैंक हासिल किया है। बैंड बी रैंकिंग के अंतर्गत विभिन्न कॉलेज को रैंक 11 से 26 के बीच की श्रेणी में रखा गया है। वहीं सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज की सूची में BIT सिंदरी इनोवेशन के ईस्ट जोन में सफल रही है। BIT सिंदरी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये झारखंड से एफिलिएटेड जो है JUT हम लोग कहते हैं, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इकलौता गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है झारखंड का। ठीक, JUT का जिक्र हुआ तो JUT की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 2016 में। BIT सिंदरी ने बैंड ए के अंतर्गत 6th स्थान हासिल किया है। इस सूची में दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज ने भी अपनी जगह बनाई है। निजी संस्थान के अंतर्गत शामिल इनोवेटिव कॉलेज की रैंक में BIT एक्सटेंशन सेंटर देवघर ने बैंड बी के अंतर्गत 30th पोजीशन हासिल किया है। अब प्रीवियस डे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। किस अधिनियम के अनुसार अब रांची के शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज दायरे में तंबाकू पदार्थों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? कोटपा 2000, कोटपा 2002, कोटपा 2003, कोटपा 2004। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोटपा 2003। एक्चुअली जो कोटपा है आपका शॉर्ट फॉर्म है। कोटपा का पूरा नाम होता है सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट। ठीक, आपको उसका पूरा नाम भी याद रखना है ताकि आप जब किसी आर्टिकल को कोट करें एग्जाम में तो आपको उसमें आपको पूरा नाम लिखना होगा, सिर्फ कोटपा नहीं लिखना है। ठीक, सभी शैक्षणिक संस्थानों में इसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं, इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट किसको दी जाएगी? DC को दी जाएगी। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है? यानी कि झारखंड स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम जो है, इसके तहत कितने रुपए ग्रांटेड किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा? ऑप्शन ए है 2011 करोड़, B 2010 करोड़, C 2012 करोड़ या ऑप्शन नंबर D 2013 करोड़। आप अपने का आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये हम लोगों के लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।